ऑर्गेनिजम्स में। मुझे याद है उस दिन भी आप लोग 11 के चैप्टर से बोर हो रहे थे, चाह रहे थे कि नए सेशन में नया 12 का चैप्टर स्टार्ट हो। ठीक है, अभी मैं आपकी बात मान लेता हूँ, फिर मन करेगा कि 11 का बचा हुआ चैप्टर जो रह गया है वो पढ़ाना है तो बता देना, वो पढ़ा दूंगा। सबसे पहला चैप्टर है प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, यही से स्टार्ट करते हैं। और जो हेडिंग में लिखा हुआ रिप्रोडक्शन, इस वर्ड से स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है। और ऑर्गेनिजम्स तो आप जानते हो कि हर वो ऑब्जेक्ट जिसमें लाइफ है उसको ऑर्गेनिज्म कहेंगे। तो ऑर्गेनिज्म यानी लिविंग होने के कुछ फीचर्स होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, लाइफ के फीचर्स, लिविंग फीचर्स। तो उन्हीं फीचर्स में से एक क्या है, रिप्रोडक्शन। सर आपकी आवाज समझ में नहीं आ रही है सर, बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, क्या बोल रहे हैं सर आप। अगर तुम हेडफोन या ईयरफोन लगा रखे हो तो वो हटा दो। आप थोड़ा सा नाच करिए। देखो ऐसा है, सब लोग अपने जो है हेडफोन लगाकर बैठे। हेडफोन लगा के रहोगे तो आवाज क्लियर आएगी। अगर ऐसे ही सुनने की कोशिश करोगे सिस्टम से या पीसी से या मोबाइल से तो आवाज क्लियर नहीं आएगी। हेडफोन का होना बहुत जरूरी है। लाइव क्लास में हेडफोन से ही आवाज क्लियर आती है। तो आप लोग के पास जो भी हेडफोन हो, मोबाइल वाले या सिस्टम वाले, उनको लगा दें आप, है ना। और उसके बाद ये लेक्चर जो रिकॉर्ड भी हो रहा है साइमल्टेनियसली। अगर एक दो पॉइंट मिस भी होंगे तो आप उसकी रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। लेकिन अगर लाइव इसको जो है वो पार्टिसिपेट करना है तो हेडफोन लगा के बैठो आप। ठीक है, हेडफोन का इस्तेमाल करिए और आगे ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन समझेंगे और इसको लिखेंगे, साथ साथ नोट्स को शॉर्ट में लिख के देना। कॉपी पेन तुम्हारे हाथ होनी चाहिए जैसे कि तुम ऑफलाइन फिजिकल क्लासेस में होते हो। तो रिप्रोडक्शन क्या है, एक ऐसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फिनोमेना है जिसके जरिए वो अपने जो रेस है या स्पीशीज है उसकी कंटिन्यूटी को मेंटेन रखता है, अपने ही जैसे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करके। लेकिन रिप्रोडक्शन एक लिविंग फिनोमेना है, लिविंग फीचर है। तो अब सवाल आता है क्या ये डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है। आप में से कोई बता सकते हो कि रिप्रोडक्शन लाइफ का एक डिफाइनिंग फीचर है या नॉन डिफाइनिंग फीचर है, ये बताओ आप। नॉन डिफाइनिंग फीचर है। तो यहीं से रिप्रोडक्शन की आप डेफिनेशन लिखो सबसे पहले कि रिप्रोडक्शन इज ए नॉन डिफाइनिंग फीचर। सुन के लिखते जाओ। A non-defining feature of life to maintain continuity of species or race of an organism producing its offsprings। मैं फिर से एक बार बोल दूंगा डेफिनेशन को। रिप्रोडक्शन इज ए नॉन डिफाइनिंग फीचर ऑफ लाइफ टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ ए स्पीशीज और रेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग इट्स ऑफस्प्रिंग्स। यानी कोई ऑर्गेनिज्म अपने ऑफस्प्रिंग्स यानी बच्चों को पैदा करके अपने स्पीशीज या रेस की कंटिन्यूटी को मेंटेन रखती है। ये एक लिविंग फीचर है, लेकिन नॉन डिफाइनिंग फीचर है, डेफिनेटिव फीचर नहीं है, क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन के भी लाइफ पॉसिबल है। जैसे कि बहुत सारे स्टेराइल या इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स हैं, वो फिर भी जिंदा हैं। ड्रोन से हनी बी के वो फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, फिर भी जिंदा हैं। यूल एंड हिनी बिना रिप्रोडक्शन के भी जिंदा रह सकते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन लिविंग का फीचर है, लेकिन डिफाइनिंग फीचर नहीं है। अब हमने क्या कहा यहाँ पर कि ये लाइफ का एक फीचर है। तो लाइफ स्पैन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। लाइफ स्पैन जो है ये किसी ऑर्गेनिज्म के बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ तक के ड्यूरेशन को बोलते हैं। लाइफ स्पैन इज द ड्यूरेशन फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ टू नेचुरल डेथ, इसके ड्यूरेशन के बीच जो भी टाइम पीरियड है वही लाइफ स्पैन कहा जाता है। ये छोटी छोटी बातें से ही चैप्टर की शुरुआत है, क्योंकि शुरुआत जब होती है किसी भी क्लास की तो उसमें इनिशियल चैप्टर होते हैं, उनमें बहुत ही छोटी छोटी का मतलब कि बेसिक्स ऑफ द चैप्टर
ये होते हैं। फिर उसके आगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स मैटर पे डिस्कशन स्टार्ट होते हैं। अब लाइफ स्पैन जो है ये नेचुरल डेथ पे जाके खत्म होता है। नेचुरल डेथ सिर्फ एक ऑर्गन की है जो नहीं होती है, जिसको कि इमॉर्टल माना जाता है। दुनिया में हर ऑर्गन जिसकी की बर्थ हुई है उसकी डेथ निश्चित है, लेकिन फिर भी हमारे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स पे कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जिनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है ऐसा मानते हैं और वो अमर कह जाते हैं। वो कौन से हैं? कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गन्स। तो अगली बात आप ये लिखोगे कि नो ऑर्गन्स आर इमॉर्टल एक्सेप्ट द यूनिसेलुलर ऑर्गन्स। तो देयर आर some unicellular organisms which are immortal. ये अमर क्यों हैं? इमॉर्टल हैं। That means there is no natural death. इनकी नेचुरल डेथ नहीं होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स की। जैसे एग्जाम्पल कहें क्या, अमीबा है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हम कहें कि अमीबा अमर है, इसमें नेचुरल डेथ नहीं है। ऐसा कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? अमीबा में एक प्रोसेस होता है स्पॉर्युलेशन। अमीबा इस तरह से जब एडवर्स कंडीशन आती है तो स्फेरिकल होकर के उसमें रेजिस्टेंट स्पोर्स बन जाते हैं कई लेयर्स के, और इसकी वजह से ये एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट कर लेता है और मरता नहीं है। जब वापस ऑनसेट ऑफ फेवरेबल कंडीशन होती है, टी जनरेट करके फिर कई छोटे-छोटे अमीबेली से बहुत सारे अमीबा बना देता है और यहाँ पर मल्टीपल फिजन होता है, एक न्यूक्लियस से कई न्यूक्लियस का बन जाना। अभी जो मैंने तुमको प्रोसीजर बताया ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि अमीबा जैसे यूनिसेलुलर इमॉर्टल क्यों होते हैं? क्योंकि वो रेजिस्टेंट स्पोर्स बना के अपनी डेथ को प्रिवेंट कर लेते हैं। तो सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स आर इमॉर्टल थ्रू स्पॉर्युलेशन। इनमें स्पॉर्युलेशन एक ऐसा फेज आता है जबकि वो मरने के टाइम को ही ना पास आउट कर जाते हैं और जिंदा रह जाते हैं, फिर रिकवरी डायरेक्ट आ जाती है, इसलिए इन्हें इमॉर्टल कहा जाता है। बायोलॉजी में कई चीजें होती हैं जो सिर्फ नजरिया होती है, व्यू होते हैं। ये मैथमेटिक्स की तरह बहुत सारी चीजें प्रूव नहीं होती हैं। ये क्या है? एक मान्यता है कि इसके जरिए ये मान लिया जाता है कि अमीबा मरा नहीं, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड था और फिर फेवरेबल कंडीशन आ गई तो फिर वापस वो अगली जनरेशन में इंटर कर गया, इसलिए इसको अमर ऐसा मानते हैं। अब देखिए कि लाइफ स्पैन जो है हर ऑर्गेनिज्म का एक निश्चित लाइफ स्पैन होता है, डिफरेंट लाइफ स्पैन होता है। तो एक बात आप ये लिखोगे कि लाइफ स्पैन इज नॉट कोरिलेटेड विद द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी ऑर्गेनिज्म की साइज कितनी है इससे कोरिलेटेड नहीं होता है किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पैन। कि कोई छोटा ऑर्गेनिज्म है वो कम जिएगा या बड़ा ज्यादा जिएगा, ऐसा नहीं होता है, इसका कोई भी कोरिलेशन नहीं है। बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स है, सबके अपने लाइफ स्पैन होते हैं। किसी प्लांट को आप लगातार पानी देते रहो, फर्टिलाइजर देते रहो, तो जरूरी नहीं कि वो हमेशा चलता रहेगा, हमेशा लहराता ही रहेगा या ग्रीन रहेगा। आप कितना भी उसकी सेवा करो फिर भी वो ढह जाता है एक टाइम के बाद। क्यों? क्योंकि एवरी प्लांट, एवरी एनिमल एंड ह्यूमन हैव देयर डिफरेंट लाइफ स्पैन। सब कुछ आइडियल कंडीशन रहे वो मैक्सिमम लाइफ स्पैन को जी जाएगा, लेकिन उसके बाद खत्म होना ही है। तो जो लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल होता है, जिसकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है, लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल ये होते हैं टॉर्टोइसेस। 180 साल तक इनकी जिंदगी होती है, लेकिन किताबों में लिख देते हैं चलो 100 से 150 तक, 160 इयर्स तक ऐसे ये होते हैं। 150 कहीं लिखा होगा, लेकिन 180 तक जो है इनकी लाइफ चली जाती है। अब और एनिमल्स में देखें जैसे पैरट है, ये करीब 140 150 इयर्स तक जी सकता है, कई पीढ़ियां इनके सामने गुजर जाती हैं। ऐसे कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के लाइफ स्पैन जो है ना एनसीईआरटी की शुरुआत के जो पेजेस उनके लिखे हुए हैं, बस उनको एक निगाह देख लेना, इन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं। बस जो कंक्लूजन हुआ पता होना चाहिए कि लाइफ स्पैन जो होता है एनिमल का ये कोरिलेटेड नहीं होता है उनके साइज के साथ।
ऐसे अगर आप देखो डॉग है तो 10-12 साल तक इनकी जिंदगी हो सकती है। क्रोकोडाइल है करीब 60 ईयर्स इनकी लाइफ हो सकती है। काऊ है, कैटल्स हैं, इनकी लाइफ भी ऐसे 22-25 साल हो सकती है। हॉर्स की लाइफ 25 ईयर्स के आसपास हो सकती है। तो अब जरूरी है कि इन सब की लाइफ स्पैन को आप याद रखो। मैंने बताया कि कंक्लूजन क्या निकला ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे प्लांट्स में भी हैं, और प्लांट्स में जो लॉन्गेस्ट लिविंग प्लांट है इनकी लाइफ सबसे ज्यादा होती है, ये कुछ जिम्नोस्पर्म्स हैं। जैसे कि लॉन्गिवेरा एक प्लांट होता है, उसकी लाइफ सबसे ज्यादा है 5,500 साल से ज्यादा उसकी लाइफ होती है। अगर आप देख लो तो बनाना है, मान लीजिए करीब 25 साल इसकी लाइफ है। बनाना केले का पौधा जो होता है पेड़ बन करके। ऐसे ही कुछ फसलें हैं जैसे कि आप मान लो राइस, 5-6 महीने इसकी लाइफ स्पैन हो गई, इसमें इसके सारे फेजेस आ जाएंगे। एनिमल्स में कुछ और एनिमल्स की लाइफ स्पैन आपको बता दें, जैसे कि ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर ये फ्रूट फ्लाई का मक्खी का जूलॉजिकल नेम है। इसकी लाइफ भी जो है 1 से 1.5 महीने तक होती है। और बटरफ्लाई है, 1-2 हफ्ते इसकी लाइफ होती है। तो अलग अलग एनिमल्स और प्लांट्स की लाइफ स्पैन देखने का कंक्लूजन से भी निकलता है कि इसमें कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन सबके अपने डिफरेंट लाइफ स्पैन है जो उनकी साइज पे कोरिलेटेड नहीं होते हैं। अब एक बात यहाँ पर पढ़ने की, रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या होते हैं, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। कोई भी ऑर्गेनिज्म किस मोड से रिप्रोडक्शन करेगा ये डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिज्म किस हैबिटेट में रहता है, रहने की जगह। क्योंकि रिप्रोडक्शन एक लिविंग फिनोमेना है, लाइफ का प्रोसेस है, और लाइफ स्टाइल किसी ऑर्गेनिज्म की टोटली डिपेंड करती है कि कैसे जगह पे रहते हैं। और जिस जगह पे रहते हैं उसका एक अपना क्लाइमेट होता है, फिजिकल और बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है जो कि हैबिटेट को डिटरमाइन करता है। तो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, तो हैबिटेट। हैबिटेट मतलब कि प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि वो ऑर्गेनिज्म कहाँ रहते हैं, इस पे डिपेंड करता है। और उनकी बॉडी की मॉर्फोलॉजी कैसी, यानी बॉडी की एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसी है, इस पे डिपेंड करता है। और इंटरनल स्ट्रक्चर यानी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इस पे भी डिपेंड करता है। फिर हमने ये बताया कि किस तरह से रिप्रोडक्शन करेगा कोई ऑर्गेनिज्म, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे रहता है, उसकी शरीर की बनावट कैसी है, बाहरी और आंतरिक बनावट रिस्पेक्टिवली मॉर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी, और उसके बॉडी के अंदर जो फंक्शन होते हैं फिजियोलॉजिकल प्रोसेस वो कैसे होते हैं, इन सब पे डिपेंड करता है कि वो कैसे रिप्रोडक्शन करेगा। अब मोड ऑफ रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 तरह के हो गए, एक तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये 2 बेसिक मोड हो गए। अब एसेक्सुअल में भी कई सब मोड्स होते हैं और सेक्सुअल करने के भी तरीके थोड़े बहुत डिफर कर सकते हैं, बेसिकली तो सब में सेम पैटर्न होता है। तो पहले क्या पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अगली हेडिंग लिखेंगे एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जो होता है इसके लिए सिर्फ एक ही पेरेंट की जरूरत है, ये यूनिपेरेंटल होता है। यानी इसमें मेल और फीमेल 2 पेरेंट्स को, इनकी कोई जरूरत नहीं है, यूनिपेरेंटल। अब एक ही पेरेंट है इसका मतलब उसके बीच में पॉपुलेशन की कोई जरूरत नहीं है।
और फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स जरूरत नहीं है। तो ये नॉन गैमेटिक होता है, यानी कि इनमें गैमेट्स बनने की जरूरत नहीं होती है। देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और ओवम। और अगर गैमेट्स नहीं बनेंगे तो यहाँ पर फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। देयर इज नो फर्टिलाइजेशन एंड नो जाइगोट। अब अगर गैमीट नहीं बनेगा तो मियोसिस नहीं होगी, उनका अंडाशय जाइगोट बनने के लिए नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, वेरिएशंस नहीं आएंगे। क्योंकि जब जब मियोसिस से गैमीट बनना होगा तो क्रॉसिंग ओवर होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है जीन का, उससे वेरिएशंस आते हैं। किसी एक ऑर्गन में इतने भी स्पर्म बनेंगे, जितने भी ओवम बनेंगे, सब में अलग अलग तरह की जेनेटिक कंपोजिशन होते हैं। और जितने तरह के स्पर्म बने, जितने अलग तरह के ओवम बने, वो फर्टिलाइज करेंगे, हर जाइगोट एक दूसरे से अलग होगा। इसीलिए हर सगे भाई बहन भी आपस में अलग अलग होते हैं। इससे क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सब चीजें इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं, इसलिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो भी रिजल्ट है तो ऑफस्प्रिंग साइकिल में कोई वेरिएशंस नहीं होंगे। देयर विल बी नो वेरिएशंस। और अगर वेरिएशंस नहीं आए तो नेचर को एवोल्यूशन नहीं मिलेगा, क्योंकि एवोल्यूशन नेचर की डिमांड है। नेचर चाहती है परिवर्तन होता रहे, एवोल्यूशन होता रहे, और एवोल्यूशन होने के लिए क्या चाहिए, वेरिएशन चाहिए। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं आते हैं, इसलिए इट इज ए नॉन कंट्रीब्यूटरी फॉर एवोल्यूशन। इसलिए एवोल्यूशन में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। अब इसमें क्या होगा कि ऑफस्प्रिंग जो होते हैं एक दूसरे के बिल्कुल आइडेंटिकल होंगे, मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली, और अपने पेरेंट्स भी बिल्कुल कॉपी होंगे। तो ऐसा जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड विथ पेरेंट्स, ये जो ग्रुप बन जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, आप बताओ इसको क्या बोलते हैं? दोबारा बोलिए। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं? क्लोन्स। हाँ, क्लोन्स। इसको बोलते हैं। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट होगा क्लोन। रिजल्ट विल बी द ग्रुप ऑफ genetically and morphologically identical offsprings and similar to their parents, similar to each other and with the parents, that is known as what, clone। हमने बताया कि क्लोनिंग की रिजल्ट ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिजल्ट इज ग्रुप ऑफ जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स सिमिलर टू ईच अदर एंड विद पेरेंट्स इज इक्वल टू क्लोन। और क्लोन क्या हुआ, ग्रुप हुआ। क्लोन ग्रुप ऑफ ऑर्गेन जो है जिसके एक सिंगल इंडिविजुअल को कहते हैं रैमेट। अब ये क्या है, मान लीजिए कि सिमिलर टाइप ऑफ अमीबुली का ये एक ग्रुप है, ये क्लोन कहा जा रहा है, और इनमें से किसी एक को क्या कहेंगे, रैमेट कहेंगे, और ये पूरा ग्रुप कहा जाएगा ये क्लोन। ये टर्म को जानना। अब ये जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये किनमें होता है, जिनकी मॉर्फोलॉजी और एक और रिजल्ट सर बोल दीजिए। काफी सिंपल होता है, और जिनके सर कोई कुछ बोल रहा है, नो नहीं हुआ था रिजल्ट। हाँ? सर रिजल्ट एक बार बोल बता दीजिए। फिर से बोलो, मैं समझने की कोशिश करता हूँ। क्या कह रहे? सर रिजल्ट बोल के बता दीजिए, नोट नहीं। बोल हटा है, कौन सा बोल? बोलो। सर आपने रिजल्ट लिखा था वो बोल के बता दीजिए सर, नोट नहीं हो पाता।
बोल दीजिए। मैसेज कर दो बेटा जो कहना चाह रहे हो। जो कहना चाह रहे हो वो चैट पर भेज दो। फोन को फेंक दो फिर। जो भी बात कहनी है अगर वो साफ तरीके से नहीं आ रही है तो चैट बॉक्स में उसको टाइप कर दो और टाइप करके भेज दो। कभी कभी नेटवर्क इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो सब लोग इसके लिए घंटों मेहनत करते हैं। अच्छा, रिजल्ट लिखा था बोल कर बता दी, उसको हम फिर से बोल रहे हैं। तुम लिखो, रिजल्ट है morphologically and genetically similar organisms, genetically and morphologically identical organisms similar to each other and to their parents, known as clone. asexual reproduction का रिजल्ट क्या हुआ? Group of genetically and morphologically identical organisms similar to each other and with their parents, known as clone. और क्लोन के सिंगल यूनिट को कहते हैं क्या? रैमेट, RAMET, रैमेट। अब लिख लीजिए। यस सर। अगर लिख दिए तो फिर मैं आगे बोलूँ। चलो अब आगे ये बताएंगे कि asexual reproduction किसमें होता है। asexual reproduction होता है इन organisms with simple body organization। सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जिनमें होता है, इसका मतलब कि जो बहुत ही लोअर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि मोल्ला हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, फंजाई हो गए, बहुत सारे प्लांट्स हो गए। अब सबसे हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म कौन है? ह्यूमन है या उसके पहले के एनिमल्स है, इनमें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। तो सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले ऑर्गेनिज्म जो हुए वो बहुत ही स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म हो गए, प्लांट्स हो गए। तो एग्जाम्पल क्या हो गए? प्लांट्स, मेनी प्लांट्स, सम एनिमल्स, कुछ एनिमल्स में भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, एंड मोस्ट ऑफ द लोअर ऑर्गेनिजम्स। अब लोअर ऑर्गेनिजम्स तो हमने लिख दिया, ये क्या हुआ? एनिमल्स और प्लांट्स के नीचे के सब हो गए, इनमें होता है जो बेसिकली completely simple organization of body इनमें होता है। asexual reproduction, asexual reproduction जो होता है ये काफी रैपिड या फास्ट होता है। रैपिड एंड फास्ट प्रोसेस इसलिए होता है क्योंकि गैमीट बनने के लिए कोई ना मियोसिस होनी हो, ना ही गैमीट का मैच्योरेशन होना है, ना ट्रांसपोर्ट होना है, ना ही फर्टिलाइजेशन होना है, ना ही जाइगोट का कोई इंक्यूबेशन होना है। तो जो टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं वो होते ही नहीं है। सर रिपीट कर दीजिए एक बार, शुरू से क्या लिखा है? ये जो लिखा है सुनो, asexual reproduction in organisms with simple body organization like many plants, some animals, most of the lower organisms, and it is a rapid or fast process. ओके सर। आगे चलें फिर। यस सर पढ़ाई। ये काफी फास्ट या रैपिड प्रोसेस होता है asexual reproduction, क्योंकि गैमीट के बनने, उसके ट्रांसपोर्ट, मैच्योरेशन और फर्टिलाइजेशन से रिलेटेड इसमें कोई टाइम एक्सपेंडिचर नहीं होता है। अब asexual reproduction के भी मेनी मेथड्स होते हैं, बहुत सारे तरीके या सब मोड्स होते हैं। किस तरीके से asexual reproduction हो सकते हैं?
जिसमें कि सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म में कौन है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सबसे शुरुआत के ऑर्गेनिज्म क्या हो गए? मोनेरा और प्रोटिस्टा किंगडम के ऑर्गेनिज्म हो गए। तो सबसे पहला तरीका हम बता रहे हैं क्या? फ्यूजन होना। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? ब्रेकडाउन या टूटना। ब्रेकडाउन से रिलेटेड होगा क्या? डिवीजन। यानी एक ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है उसकी एक से दो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाए तो दो को क्या बोलते हैं? बाइनरी। और बहुत सारे डॉटर सेल में डिवाइड है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल। तो फिशन के फिर सब मोड्स लिखेंगे क्या? बाइनरी फिशन। फिशन के एग्जांपल लिखोगे कहां? किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा, इनमें होता है फिशन। तो बाइनरी का मतलब क्या? बाई का मतलब होता है टू। यहाँ पर कोई एक पेरेंट सेल है और इस पेरेंट सेल का न्यूक्लियस है ना, पहले ये दो डॉटर न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ और फिर इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया जिसको साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और ये दोनों डॉटर सेल्स अलग-अलग तरह से डेवलप कर गई। तो देख रहे हो कि एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बन गई। These are the two identical daughter cells. अब ये दोनों आइडेंटिकल डॉटर सेल्स एक दूसरे के साथ और पेरेंट सेल से जुड़ के क्या हो गई? पूरे क्लोन हो गए। अगला स्टेप होगा तो 2 से 4 सेल बनेगी, फिर 4 से 8, 8 से 16, इस तरह सुमन की पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी। तो जब पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो एक तो क्या हो रहा है? रिप्रोडक्शन हो रहा है, प्लस उनकी जो कॉलोनी है उसमें भी ग्रोथ हो जा रही है। इसलिए दोनों चीजें ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन एक साथ चलता है ऐसे ऑर्गेनिज्म में। तो बाइनरी फिजन के भी एग्जांपल क्या हो गए? मोनेरा एंड प्रोटिस्टा हो गए। मोनेरा में क्या हो गया? जैसे कि बैक्टीरिया हो गए। प्रोटिस्टा में क्या हो गया? जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया। अब इनके अंदर न्यूक्लियस का जो डिवीजन हुआ भाई, अगर मोनेरा का न्यूक्लियस होगा नहीं, अगर मोनेरा न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसमें बाइनरी फिजन जो होता है वो कैसे होता है भाई? ए माइटोसिस। ये एक स्पेशल टाइप का सेल डिवीजन है। और अगर प्रोटिस्टा है जैसे कि अमीबा तो इसमें माइटोसिस इन्वॉल्व होगा। तो ए माइटोसिस और माइटोसिस में क्या डिफरेंस है ये तुम्हें यहाँ नहीं पढ़ना है क्योंकि उसका चैप्टर अलग होता है सेल डिवीजन 11th में। बस अभी ये जान लो कि ए माइटोसिस बिना न्यूक्लियस होता है, स्पिंडल apparatus का मतलब नहीं बनता है। माइटोसिस में स्पिंडल apparatus बनता है। तो अमीबा में बाइनरी फिशन होता है, उसमें पैरामीशियम में बाइनरी फिशन होता है, यूग्लिना में बाइनरी फिशन होता है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फिर बाइनरी फिशन से मिलता जुलता होता है मल्टीपल फिशन। बाई का मतलब टू होगा तो मल्टीपल का मतलब होता है मेनी। यहाँ पर क्या होता है? मेनी आइडेंटिकल डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट सेल, जिसको बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब ये अमीबा ने हमने ले लिया, इसका एक न्यूक्लियस है। अब ये एक न्यूक्लियस जो है एक से दो न्यूक्लियस बनता है, फिर 2 से 4 बना मान लीजिए और 4 से 8 बन गए, 8 डॉटर न्यूक्लियाई। तो मेनी हो गए, मेनी क्या बोले? मल्टीपल। अब फिर इनके बीच में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हुआ, साइटोकाइनेसिस। ये सब होते समय इनके ऊपर रेजिस्टेंट स्पोर बना रहता है और फिर हर एक सेल जो है ना अलग-अलग होकर के ये बाहर निकल आती है। तो ये देख रहे 8 डॉटर सेल्स बन गई। इसी तरीके से होता है स्पॉर्मेशन इन अमीबा इन्वॉल्विंग द मल्टीपल फिजन। तो मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या हो गया? एग्जांपल हो गया स्पॉर्मेशन इन अमीबा। स्पॉर्मेशन इसलिए बोलते हैं
क्योंकि मल्टीपल फिजन जो है स्पोर के अंदर बनता है, रेजिस्टेंट स्पोर इसके चारों तरफ ये कम से कम 3 लेयर वॉल होती है जो अनफेवरेबल एडवर्स कंडीशन को टॉलरेट करने में अमीबा को हेल्प करता है। और पूरा पानी सूख गया, बहुत तेज गर्मी है, जबकि अमीबा का हैबिटेट क्या है? एक्वेटिक एनवायरनमेंट। और एक्वेटिक एनवायरनमेंट उसके रहने की जगह, उसका न्यूट्रिशन सब खत्म हो गया, उसको मर जाना चाहिए, फिर भी मरा नहीं, इसलिए कहते हैं कि अमर है। तो ये सब क्या हो गए? दीज आर द डॉटर अमीबुली। अब एक बात हमने क्या बताया, ये मल्टीपल फिजन है, अमीबा में हुआ। मल्टीपल फिजन का एग्जांपल क्या लिख देंगे? एक को लिख देंगे अमीबा और एक लिख देंगे प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो मलेरिया का पैरासाइट है, तो आदमी के ब्लड में इन्फेक्शन करता है फीमेल पीट मॉस्किटो के थ्रू, तो ब्लड में, लीवर में ऐसे मल्टीपल फिजन करके अपने बहुत सारे ऑर्गन प्रोड्यूस करके मलेरिया बीमारी की पैथोजेनेसिस करता है। Examples of multiple fission are the plasmodium and amoeba. Multiple fission is a type of asexual reproduction which involve 3 nuclear divisions. 3 nuclear divisions means without involving cytokinesis. And 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 8 to 16, 16 to 32, so on. Many daughter nuclei are formed. At last, there is cytoplasmic division or cytokinesis. और लास्ट में many daughters से प्रोड्यूस होंगी, इससे क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। Example is correlation in amoeba and the life history of Plasmodium viridis. The malaria parasite involves multiple fission. बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन ये क्या हुआ? एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। दूसरे तरह का मोड बताया तुम्हें बडिंग। और बड का सिंपल मतलब क्या होता है? एन आउटग्रोथ ऑफ बॉडी। बॉडी का एक आउटग्रोथ होता है जिसको कि बड कहते हैं। तो अब बडिंग की कुछ केसेस बताए हैं, जैसे कि एग्जांपल लिखने क्या? बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट जिसका बॉटनिकल नेम होता है क्या? सैक्रोमाइसिस सर्विसी। सैक्रोमाइसिस, साइटोसैक्रोमाइसिस, ये कुछ ईस्ट के बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं। ईस्ट की ये एक पेरेंट सेल है और ईस्ट की पेरेंट सेल में क्या होता है? अनइक्वल सेल डिवीजन होता है। अनइक्वल सेल डिवीजन का मतलब इसमें जो डॉटर सेल्स बनेंगे तो वो दोनों इक्वल साइज की नहीं होंगी। एक होगी थोड़ा बड़ी साइज की, एक होगी थोड़ा छोटी साइज की। ये देखो अनइक्वल सेल डिवीजन हुआ। तो इसमें ये जो स्मॉलर डॉटर सेल है, इसी स्मॉलर डॉटर सेल को क्या कहते हैं? बड कहते हैं। और जब ये बड डिटैच हो जाएगी तो दोनों डॉटर सेल्स अलग अलग हो गई, एक छोटी एक बड़ी, और फिर दो अलग अलग इसकी सेल में डेवलप कर जाएंगी। ये क्या है? एक तरह का सेल डिवीजन है, लेकिन देखने में एक बड लाइक अपीयरेंस देती है। और इस स्टेज को बोलते हैं टॉर्बा स्टेज। बड़ी की ईस्ट से पहले जो हमने बताया था फिजन, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन, उसके बाद में एक नोट लिख लेना। 11 के शुरुआती चैप्टर में ये बात समझाई जाती है
The growth and reproduction are simultaneous in unicellular organisms. सर इस स्टेज को हम लोग क्या कह रहे हैं? सर ये स्मॉलर डॉटर सेल वाली स्टेज को क्या कह रहे हैं? Torula stage, T-O-R-U-L-A, torula. This is the torula stage. ओके सर। रीजन के बाद एक नोट लिख लेना, ध्यान से सुनना कि रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ are a simultaneous process in unicellular organisms. अब यूनिसेलुलर से बोला भी आगे प्रोटिस्टा भी आते हैं कि बाइनरी फिशन से उनमें रिप्रोडक्शन होगा तो कॉलोनी की ग्रोथ भी तो होगी, क्योंकि ये जो ऑर्गेन्स हैं ये सिंगली एग्जिस्ट नहीं करते हैं, हमेशा इनकी कॉलोनी का एग्जिस्टेंस होता है। तो हम क्या कहेंगे, कॉलोनी छोटी है, कॉलोनी बड़ी है, बैक्टीरिया छोटा है, बैक्टीरिया बड़ा है, जनरली ऐसा नहीं हम ऑब्जर्व करते हैं। बैक्टीरिया की कॉलोनी कितनी है, इसलिए रिप्रोडक्शन होने से उनकी कॉलोनी की ग्रोथ भी होती जाती है साइमल्टेनियसली। तो एक हमने बताया बडिंग इन ईस्ट, ईस्ट की एक सेल, क्योंकि ईस्ट क्या है, एक यूनिसेलुलर फंजाई होता है। और किसी को याद हो तो ईस्ट फंजाई के किस क्लास में आता है ये बता दें हमें। किंगडम फंजाई के किस क्लास को बिलोंग करता है ईस्ट? बताएं बच्चों, कोई तो बताओ। अभी आपने किसी ने हमें मना किया कि सर हमको 12th का पढ़ाइए, बड़े लेवल का चैप्टर छूटा, कोई बात नहीं पढ़ना है, और यही चैप्टर छूटा 12 से निकल जाए। तो अब आप बताओ कि भाई ईस्ट किस क्लास को बिलोंग करता है? फंजाई प्रोटिस्टा में बिलोंग करता है। हाँ क्या बताया बेटा? सर फंजाई में। क्या? फंजाई में। फंजाई में। अरे फंजाई में किस क्लास को? चलो मैं ऑप्शन देता हूं, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूट्रोमाइसिटीज, जाइगोमाइसिटीज। सर पता नहीं। हाँ किसी ने एस्कोमाइसिटीज। क्या जवाब दिए? एस्कोमाइसिटीज। क्या? फिर से बोलो बेटी। एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज करेक्ट। तो ये हमने बताया बडिंग इन ईस्ट, फिर बडिंग का बी टाइप हम बताएंगे, जहां पर लिखेंगे एक्सोजेनस बडिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? फाइलम सिलेंट्रेटा या फाइलम निडेरिया का एक एनिमल है। और सपोज ये एक हाइड्रा है जिसके की एंटीरियर पोर्शन में ऐसे टेंटिकल्स लगे होते हैं। अब ये पेरेंट हाइड्रा है, इसके बेसल पोर्शन में एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, और ये आउटग्रोथ जो है ना हाइड्रा के बच्चे जैसा, ये एक एक्सोजेनस बड है। तो जो पहले से मौजूद बॉडी और उसकी सेल्स हैं, उसी के मॉडिफिकेशन से बर्ड बना हुआ है। तो ये बर्ड जो है डिटैच होकर के नीचे आएगा, नीचे आकर के फिर से ये एक नया हाइड्रा बना देता है। और जो पेरेंटल हाइड्रा है पहले का, वो एग्जिस्ट करेगा कि 1 से 2 ऐसे हो गए, और 1 से 2 हो जाना यही रिप्रोडक्शन है। यहाँ तो हमने एक बर्ड दिखाया है, लेकिन एक ही पेरेंटल हाइड्रा में एक से ज्यादा बर्ड भी होती है, एक इधर है तो दूसरी इधर भी हो सकती है। और ये डिटेक्ट होकर के कई सारी बर्ड्स एक साथ ग्रो करके फिर वो जो एडल्ट हाइड्रा बना देगा। तो एक्सोजेनस बर्डिंग इसलिए बोलते हैं कि हियर बर्ड इज
emerging out from the body, outside body के बाहर तरफ है ये, इसलिए इसको क्या बोले, एक्सोजेनस बडिंग। एक होती है एंडोजेनस बडिंग। एंडोजेनस का मतलब क्या हुआ, अंदर वाली बडिंग हो गई। एंडोजेनस बडिंग में क्या होगा, कुछ स्पॉन्जेस होते हैं हाइलम पॉलीफेरा, तो उनके अंदर ही बड बनती है। जैसे ये एक स्पॉन्ज है, और इस स्पॉन्ज की बॉडी के अंदर इधर कहीं एक बड बन रही है, तो अंदर बन रही बड बाहर निकली हुई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एंडोजेनस बड। और इस एंडोजेनस बड बडी को टेक्निकली जो है जेम्युलेशन भी कहते हैं, जेम्युलेशन प्रोसेस। क्योंकि जो एंडोजेनस बड है, इस एंडोजेनस बड को बोलते हैं जेम्यूल। दिस एंडोजेनस बड इज नोन एज व्हाट, जेम्यूल। अब हम जेम्यूल को कैसे डिफाइन करें, कुछ स्पॉन्जेस में ये बड बनती है जेम्यूल, और जेम्यूल ऐसी सेल्स का कलेक्शन होता है जिनको बोलते हैं आर्चियोसाइट्स। इसको बाहर निकाल करके देखें तो बाहर कवरिंग में जो सेल की लेयर होती है, कवरिंग होती है पिनेकोसाइट सेल्स की। ये कवरिंग है पिनेकोसाइट्स की, और ये अंदर है टोटिपोटेंट सेल्स, आर्चियोसाइट्स। तो ये आर्चियोसाइट्स का कलेक्शन जो है इसी को बोलते हैं क्या, जेम्यूल। आर्चियोसाइट्स का कलेक्शन, और आर्चियोसाइट्स क्या होती है, दीज आर टोटिपोटेंट सेल। टोटी का मतलब टोटल और पोटेंट का मतलब पोटेंसी। जिन सेल्स में टोटल ऑर्गेनिज्म बनाने की पोटेंसी होती है उन्हीं को टोटिपोटेंट बोलते हैं। तो जब कभी पॉलीफेरा के कुछ स्पॉन्जेस के सामने एडवर्स अनफेवरेबल कंडीशंस आती हैं, तो उन अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसी बड इसकी बॉडी के अंदर बन जाते हैं आर्चियोसाइट सेल्स की कवरिंग से। और जब फेवरेबल कंडीशन की ऑनसेट होती है, बारिश हुई, बरसात हुआ, पानी और सारे न्यूट्रिएंट मिले, तो उस पानी से क्या होता है, ये बड जो है ये फट जाती है और ये सारी सेल्स बाहर निकल आती हैं, और हर एक सेल से एक नया एनिमल पूरा बन जाएगा। और ढेर सारे, अगर इसके अंदर 15 सेल्स हैं तो 15 नए स्पॉन्ज बन जाएंगे, तो 15 नए छोटे-छोटे बच्चे बन गए, इसका मतलब क्या है, रिप्रोडक्शन हो गया। लेकिन बड कहाँ बनी, अंदर बॉडी, इसलिए क्या है, एंडोजेनस बडी। और उस बड का टेक्निकल नाम क्या है, जेम्यूल है, इसलिए इसको जेम्यूलेशन भी बोलते हैं। एक तरीका ये हो गया। जब स्पाइन्स होते हैं, स्पिक्यूल्स पॉलीफेरा में, वो भी इनके ऊपर ऐसे दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि पिनेकोसाइट सेल्स हैं, इनमें स्पिक्यूल्स यानी कांटे तो होते हैं ऐसे स्पॉन्ज की बॉडी में। तो ये रहा एक तरीका, फिशन के बाद क्या, बडिंग तरीके से रिप्रोडक्शन करना। बड़ी के बाद कुछ तो वो जेन्युइन सेक्सुअल स्पोर्ट्स होते हैं। सर, हाँ सर वो जेन्युइन बात थोड़ा समझ में नहीं आया, फिर से क्या करिए, वो दिख नहीं रहा था। तो हाँ? सर जेम्यूल जो आपने बताया वो समझ नहीं आया था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, तुम सुनो ध्यान से। आवाज भी सुनाई पड़ रही है, आवाज सुनाई पड़ रही ना। तो पहली बात ये समझो कि जेम्यूल्स क्या है, जेम्यूल्स आर द एंडोजेनस बड। ठीक है, एंडोजेनस का मतलब क्या, अंदर। ओके सर। स्पॉन्जेस की बॉडी के अंदर बनते हैं, इसलिए क्या बोलेंगे, इनको एंडोजेनस बड कहेंगे।
अब दूसरी बात ये जेम्यूल्स हैं क्या? जेम्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ आर्चियोसाइट सेल्स, ARCH AEO, आर्चियोसाइट्स, CYTS, आर्चियोसाइट सेल्स का करेक्शन है। अब आर्चियोसाइट्स क्या है? आर्चियोसाइट्स हैं टोटिपोटेंट सेल्स। टोटिपोटेंट सेल्स क्या है? जिनमें कि टोटल ऑर्गेनिजम्स बना देने की पोटेंसी होती है, उन्हें बोलेंगे टोटिपोटेंट सेल्स। तो आर्चियोसाइट सेल्स का कलेक्शन हुआ जेम्यूल या एंडोजेनस पर। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती तब ये बनते हैं स्पॉन्जेस में, और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जेम्यूल फट जाता है और हर एक आर्चियोसाइट सेल एक नया स्पॉन्ज बना देती है। अभी कुछ समझे? ओके सर। जेम्यूल क्या है? यस सर। हाँ, जेम्यूल एंडोजेनस बर्ड है। आर्चियोसाइट्स। हाँ, कैसे बनती एंडोजेनस है? बर्ड। आर्चियोसाइट्स। आर्चियोसाइट्स। हाँ, बस इतना ही चाहिए और ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। चलो, फिर ये हो गया। अगला तरीका बताएंगे एसेक्सुअल प्रोडक्शन थ्रू स्पेशलाइज्ड स्पोर्स। एसेक्सुअल टाइम हो गया सर। स्पेशलाइज्ड स्पोर्स, स्पेशलाइज्ड स्पोर्स जैसे जू स्पोर्स। टाइम हो गया सर क्लास का। एक लिखने क्या? कोनिडिया। ये कुछ स्पेशल स्पोर्स हैं जिनके थ्रू एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है। अब देखो जू स्पोर्स कैसे बने। ये एक सैक है, सैक एक बैग जैसी स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं क्या? ज़ूस्पोरेंजियम। ये है ज़ूस्पोरेंजियम, और इसके अंदर ये छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं एसेक्सुअल, जिनको बोलते हैं क्या? ज़ूस्पोर्स। अब तुम देख रहे हो ये सब में फ्लैजिला है, बाइफ्लैजिलेटेड दिखा रहे हैं। ज़ूस्पोरेंजियम में ये क्या है? ज़ूस्पोर्स। तो ऐसे स्पोर्स जो किसी सैक के अंदर बनते हैं इनको बोलते हैं एंडोजेनसली प्रोड्यूस्ड। तो ये क्या हो गए? These are endogenously produced spores। और कहाँ बनते हैं? In some algae and fungi। कुछ एल्गी और फंजाई में कुछ बॉडी के अंदर एंडोजेनसली बनते हैं, और ये स्पोर्स बाहर आकर के एक नया एल्गी या नया फंजाई में डेवलप कर जाएंगे। ज़ूस्पोर्स are endogenously produced biflagellated motile asexual spores inside the zoosporangium, which germinate into a new fungi or new algal body। ये ज़ूस्पोर्स की डेफिनेशन है, और ये कुछ एल्गी और फंजाई बनते हैं। 11th में पढ़ा जाता है एल्गी के चैप्टर में। कोनिडिया, ये क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं some fungi like penicillium। पेनिसिलियम जैसे कुछ फंजाई में ये बनते हैं कोनिडिया। कोनिडिया में कुछ हाइफी या माइसिलियम होते हैं। हाइफी या माइसिलियम क्या है? फंगस की फिलामेंट लाइक जो बॉडीज होती हैं उनको बोलते हैं हाइफी या माइसिलियम। ये है, और ये कोनिडिया को प्रोड्यूस करते हैं, इनको बोलते हैं क्या? कोनिडियोस्पोर्स।
ये एम्ब्रियो फॉर हाइफी है और इन्हीं के टिप पे जो है छोटे-छोटे स्पोर्स बनते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स। और ये जो एसेक्सुअल स्पोर्स इनके टिप पे बने एक्सोजेनसली, इन्हीं को बोलते हैं क्या, कोलिडिया। सर पेनिसिलियम कोनिडिया का एग्जांपल है। क्या पेनिसिलियम क्या? कोनिडिया होता है। हाँ, कोलिडिया का सर एग्जांपल है पेनिसिलियम में कोनिडिया होता है। पेनिसिलियम में कोलिडिया स्पोर्स बनते हैं। तो हमने लिखा कोलिडिया, इसका एग्जांपल है सम फंजाई लाइक पेनिसिलियम। अब फिर से बताओ, ये पेनिसिलियम फंजाई जो है ये किस क्लास को बिलोंग करता है? कोई बताओ पेनिसिलियम किस क्लास का है? एस्कोमाइसिटी। हाँ, क्या बोलेगे बताओ, एस्कोमाइसिटी। थोड़ा तेज बोलो। सर एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज, कॉन्फिडेंस से बोलो, सही है एस्कोमाइसिटीज। इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, मैं बार-बार इसी पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्यों? क्योंकि फिल्म फंजाई पढ़ाने से मना किया तुमने, तो तैयार होना चाहिए ना। मुझे क्या, मुझे जो चैप्टर कहोगे मैं वो पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्जाम तुम्हें देना है, तुम्हें सारे चैप्टर्स तैयार होने चाहिए। एग्जाम मुझे नहीं देना है तुम्हारी जगह, मुझे तो पढ़ाना जो मैं पढ़ाऊंगा। तो ये जू स्पोर्स कोलिडिया क्या है, कुछ एसेक्सुअल स्पेशलाइज्ड स्पोर्स हैं और ये हर एक स्पोर एक नया ऑर्गेनिज्म में जनरेट कर जाएगा, डेवलप कर जाएगा और एसेक्सुअल प्रोडक्शन को परफॉर्म करेगा। ये एक अभी हमने क्या तरीके बताए, एक तो फिशन हो गया, दूसरा बडी हो गया, तीसरा स्पेशलाइज्ड स्पोर्स हो गए, चौथा एक बड़ा जो तरीका है सेक्सुअल प्रोडक्शन का वो है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो है ये कुछ हायर प्लांट्स में होता है और हायर प्लांट्स में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है, एसेक्सुअल प्रोडक्शन को ही वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोलते हैं। It's a kind of asexual production in some higher plants। और किसी प्लांट का वो स्ट्रक्चर या वो पार्ट जो पार्टिसिपेट करता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोपेगुल। तो इसमें जो प्लांट का पार्ट होता है या स्ट्रक्चर होता है उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगुल बोलते हैं। और इसी प्रोपेगुल से डेवलप करके क्या बन जाता है, एक न्यू प्लांट बन जाता है। जैसे शुगर केन है और उसके स्टेम का एक पीस, एक टुकड़ा आप जमीन के अंदर डाल दो, उसमें नोड होना चाहिए, उसी नोड पे एक बड होती है, उससे नया पूरा प्लांट बन जाएगा। तो स्टेम का वो पीस क्या कहा जाएगा, एक प्रोपेगुल कहा जाएगा। सर स्पेलिंग बता दीजिएगा। सर स्पेलिंग क्या है इसकी? प्रोपेगुल की PROPAGULE। सर एक बार डेफिनेशन पढ़ दीजिए, बहुत दिख नहीं रहा है सर। Vegetative propagation is asexual production in higher plants where the involved plant part or structure is known as vegetative propagule, which develops into complete plant। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक तरह का एसेक्सुअल प्रोडक्शन है हायर प्लांट्स में,
जहां पर प्लांट का कोई भी पार्ट या स्ट्रक्चर जो डेवलप करता है कंप्लीट प्लांट में, उसी को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेल बोलते हैं। जैसे कि स्वीट पोटैटो की रूट है या डहलिया की रूट है, तो रूट का एक टुकड़ा पूरा प्लांट बना दे, तो हम रूट की पीस को क्या बोलेंगे, उसका प्रोपेगेल हो गया। स्टेम की पीस को बोले प्रोपेगेल हो गया। या कोई लीफ ही है और लीफ का एक टुकड़ा जमीन पे जाके पूरा नया प्लांट बना दे, तो लीफ का वो पीस ही क्या हो जाएगा, प्रोपेगेल हो जाएगा। Any part of the plant which can develop into complete plant, that is vegetative propagation. And the concerned plant part is known as vegetative propagation. अब इन प्लांट के पार्ट में ऐसा क्या होता है, देखो जैसे रूट है, तो रूट से पूरा प्लांट बन जाना। सबसे हर सवाल का लास्ट में जवाब जाता है जीन, कि उन प्लांट की रूट सेल में ऐसे जीन हैं जो डेवलपमेंट कराने के लिए जरूरी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो सारा जवाब जीन से मिल जाता है। कहीं कहीं क्या होता है, छोटे छोटे बर्ड्स मौजूद होते हैं, वो बर्ड पूरा नया प्लांट बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल बताएं तो इन एग्जाम्पल को लिखते जाओ, रूट ट्यूबर्स, स्टेम ट्यूबर्स, ट्यूबर हिंदी में कहते हैं कंद, जैसे बोलते हैं शकरकंद, जमीन कंद। रूट ट्यूबर्स एग्जाम्पल क्या हो गया, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो ये क्या हो गया, शकरकंद हो गया। ये एक एडवेंटिशियस रूट होती है, और ये रूट्स जिनसे कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के पूरा प्लांट बन सके, इन्हें क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं रिप्रोडक्टिव रूट्स। रिप्रोडक्टिव रूट्स क्यों बोले, क्योंकि ये रिप्रोडक्शन का कंप्लीट प्लांट बना दे रहे हैं। डहलिया ये रूट ट्यूबर्स हो गए जिनसे कि पूरा प्लांट बन सकता है। लीफ, अब एक लीफ है ब्रायोफिलम की, इसके मार्जिन्स होते हैं, मार्जिन का मतलब किनारे, और इन मार्जिन्स के किनारों पे नॉच पे डिप्रेशन बने रहते हैं, और इन डिप्रेशंस पे नॉच पे कुछ बर्ड्स होती हैं, और यही बर्ड्स जो है ये नया प्लांट बना देती हैं। ये बर्ड डेवलप कर गया और इससे जो है ये नया प्लांट निकल आया। तो देख रहे हो कि एक लीफ से नया प्लांट बन जाना। इस लीफ का एक टुकड़ा, एक पीस प्रोपेगेल जमीन पे गिरे और जमीन पे गिर करके इससे फिर नया प्लांट बन गया। ठीक क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इसी को बोलते हैं। तो ये क्या है, these are the adventitious buds in marginal nodes। मार्जिनल का मतलब किनारे वाले और नोड्स का मतलब डिप्रेशन। इन लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम प्लांट की लीफ में इसके मार्जिन्स पे नोड्स हैं जिसमें कि बर्ड्स मौजूद है, वो बर्ड कंप्लीट प्लांट का प्रोपेगेशन कर सकते हैं। यहाँ पर लीफ पीस ही हो गई, क्या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हो गया। रूट हो गया, लीफ हो गया, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनमें स्टेम है जो कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का काम करते हैं। रिप्रोडक्टिव स्टेम्स जैसे स्टेम ट्यूबर्स, स्टेम ट्यूबर्स का एक एग्जांपल हो गया क्या, पोटैटो। चलिए पोटैटो को बॉटनिकल नेम कोई बताइए, बॉटनिकल नेम, और इसकी फैमिली बतानी है।
हाँ, सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम फैमिली क्या होगी? फैबेसी। सोलेनेसी। सोलेनेसी। वेरी गुड। सोलेनेसी। तो पोटैटो क्या है? एक अंडरग्राउंड स्टेम है, स्टेम ट्यूबर है, और इस तरह से ये पोटैटो है। तो इन पोटैटो में बीच बीच में क्या होता है? ऐसे डिप्रेशंस होते हैं, धंसे हुए एरियाज होते हैं, और इन्हीं डिप्रेशंस के अंदर ये बर्ड्स प्रेजेंट होती है जिनकी पोटैटो की आंखें यानी आईज कहते हैं। तो ये क्या है? These are the nodes. Nodes are revealed as the depressions. और इन नोड्स के अंदर ये जो बर्ड्स हैं, इन्हीं बर्ड्स को कहते हैं क्या? आईज ऑफ पोटैटो। अब अगर इस पोटैटो के 4 टुकड़े आप कर लें और हर एक टुकड़े में एक बर्ड है, इन 4 पीस को जमीन में गाड़ दें तो 4 पौधे बन जाएंगे। Every piece should have sufficient food and sufficient at least one bird. किसी भी पीस में अगर एक बर्ड होगी तो वो नया प्लांट जनरेट कर देगी। पोटैटो की ट्यूबर है और स्वीट पोटैटो की ट्यूबर, लेकिन सर दूसरी क्लास है। सर 6 o'clock से दूसरी क्लास है। तो ठीक है, इस क्लास पे ही रोकते हैं और अगली क्लास में कल हमें बताना कि हम स्टेम से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा रहे थे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बात ध्यान रखना बेटा, पेशेंस रखना पड़ेगा। ये ऑनलाइन क्लास कभी भी ऑफलाइन क्लास का फुल सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता है, याद रखना। इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो टेक्निकल टेक्नोलॉजी की प्रॉब्लम्स, इसमें किसी कोई कसूर नहीं होता है। नेटवर्क अचानक जो है ना विथड्रॉ हो गया, उसके लिए कोई क्या करेगा बताइए? हमारे पास लैपटॉप भी है और भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सब लोग उसमें काम भी करते हैं, लेकिन नेटवर्क कितना कमजोर, इस पे तो हमारा कोई बस नहीं। इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 1 घंटे क्लास के लिए लोग 1.5 घंटे यहाँ तैयारी करते हैं, ये 2-3 गुना ज्यादा मुश्किल होता है। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रॉब्लम किसी के साथ हो सकती है, इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, टेक्निकल फॉल्ट्स हैं। इसलिए पेशेंस बना के रखिए और कोऑपरेशन रखिए।